सवाल कड़वा जरूर है लेकिन सच है। जरा पूछ कर देखिए अपने आप से कि क्या वाकई उत्तराखंड एक गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। वो उत्तराखंड जिसे हम देवभूमि कहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों के साथ साथ पर्यटन, लेकिन धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में हम उसे क्या तब्दील नहीं कर रहे? क्या जोशीमठ की आपदा की आहट प्रकृति का संदेश नहीं है कि ठहर जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी? किसने बेहिसाब निर्माण होने दिया यहां? क्या यह सवाल नहीं है? या फिर यह सवाल नहीं है कि भूविज्ञानिकों के सुझावों को दरकिनार कर दिया गया? विकास करना है या फिर विनाश को निमंत्रण देना है? जोशीमठ की तस्वीरें क्या यही सवाल नहीं खड़ा करती? जोशीमठ के पहाड़ संवेदनशील हैं, यह सच कौन नहीं जानता। अभी भी समय है कि धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल में हमें अंतर करना होगा, वरना जोशीमठ की ये तस्वीरें बताती हैं कि महाविनाश के लिए हमें तैयार रहना होगा। प्रकृति अपार प्रेम बख्शती है, अपार प्रेम, मगर उससे छेड़छाड़ चुनकर बदला भी लेती है। प्रकृति से खेलेंगे तो भरपाई तो करनी होगी, और जोशीमठ की ये तस्वीरें उसी की तस्दीक है। आज जिस चर्चा को हम लेकर आए हैं उस चर्चा में यही सवाल है कि उत्तराखंड में कितने जोशीमठ और क्यों उत्तराखंड में ये हालात पैदा हो रहे हैं, और इसका जिम्मेदार असली कौन है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जोशीमठ में दरकती दीवारें और दर्द की दास्तान पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जोशीमठ में धंसती धरती और दरकती दीवारों के बीच लोग अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो क्या जोशीमठ तबाही के मुहाने पर खड़ा है? और क्या वाकई में जोशीमठ में पड़ रही दरारें किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही हैं? क्या ये शहर कभी भी अलकनंदा में समा सकता है? हिमालय पर अध्ययन करने वाले भूविज्ञानिक डॉक्टर एसपी सट्टी का यह कहना है कि राज्य सरकार अगर तुरंत बिना देरी लगाए जोशीमठ के तमाम लोगों को विस्थापित नहीं करती तो बहुत देर हो सकती है। अध्ययन तो 1976 की महेशानंद मिश्रा जो तत्कालीन कमिश्नर थे गढ़वाल के, उनकी रिपोर्ट है, हम लोगों की रिपोर्ट है। इससे पहले कुछ साइंटिस्ट की और रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इन और अध्ययन गवर्नमेंट की फुल रिपोर्ट में जो उसी का पालन हो जाता है तो इतने नौबत थोड़ी आती है। जोशीमठ शहर पर आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वैसे खुद ग्राउंड जीरो पर उतर प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनके दर्द को साझा कर रहे हैं। आश्वासन के मरहम से भरोसा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। मगर क्या वाकई में ऐसा ही है? कि हम केंद्र के लगातार संपर्क में हैं और हमारे चाहे हमारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय हो, गृह मंत्री जी का हो, हमारे पार्टी के लोग या हमारे देश के जो मंत्रालय इससे संबंधित है, जबकि जल शक्ति मंत्रालय सीधे सीधे कहीं इन सब जो रिसर्च हो रही है इस पर बहुत सारे हमारे संस्थान काम कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने भी अपना काम बढ़ाया आगे। और
निश्चित रूप से आज हमें सभी की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ शहर जो हमारा पौराणिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मैं कहूँ कि देश की सामरिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है। वहीं इस दरकते पहाड़ और पानी के प्रकोप से परेशान आवाम है तो चिंता में संत समाज भी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जोशीमठ के हालात पर चिंता जताई। आलम यह है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक को पत्र लिखकर जोशीमठ जैसे ऐतिहासिक नगर को बचाने की अपील की है। गवर्नमेंट से हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी, देश के गृह मंत्री जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी हमने पहले ही पत्र लिख करके अनुरोध किया था कि ये जो वहाँ पर गतिविधियाँ चल रही हैं, चाहे वो ऑल वेदर रोड की हो, चाहे एनटीपीसी के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग हो और चाहे इसी तरह के दूसरे कार्य हों, जब ऐसी परिस्थिति है कि पूरे एक नगर का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ है और वो भी नगर कोई सामान्य नगर नहीं है, वो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक नगर है, भारत की आत्मा है, सनातन धर्म की राजधानी है। यहाँ जोशीमठ की आवाम की सांसें हलक में अटकी हैं। वहीं संकट की घड़ी के बीच सियासत भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रही। बीजेपी और कांग्रेस में राजनीतिक तू-तू मैं जारी है। जोशीमठ जो है खाली बद्रीनाथ, जो हमारे 4 धाम का सबसे बड़ा धाम में से एक है और दुनिया के धाम में उसका मेन रास्ता है। जोशीमठ तो मेन रास्ता है नंदा देवी बायोस्फीयर का, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जोशीमठ तो रास्ता है उन 2 पासेस का जहाँ पे कि चाइना है आज। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में कहीं कोई चीज़ में देखा नहीं गया होगा। फ़ौज का मूवमेंट उस पर होता है। फ़ौज तो खुद ही अपनी रोड लेटरल्स जो है ना, उनको उस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करती है कि हर चीज़ को नज़र में रखती है। चीज़ें नज़र में है पर ये सेटलिंग प्रोसेस है हिमालय की, इसमें ना ये चीज़ें होंगी। जोशीमठ के हालात हैं इस समय बड़े पीड़ादायक हैं, बड़े दुखदायक हैं और जोशीमठ के जो निवासी हैं वो लगातार सड़क पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। सरकार समय रहते नहीं जागी, जिस कारण ये विकट स्थितियां पैदा हो गई। क्योंकि 2021 से जब रैनी आपदा आई थी, उसी समय से जोशीमठ में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे थे और वहाँ जोशीमठ बचाव संघर्ष समिति लगातार सरकार से मांग कर रही थी कि हमारी पीड़ा पर ध्यान दीजिए। अब जब ये रोग नासूर बन गया है तब अब सरकार भी जागी है। दरकते पहाड़ और दीवारों में दरार, दर्द की दहशत की बानगी बनी हुई है। सरकारें मुआवजे के मरहम से दर्द को कम करने का प्रयास तो कर सकती हैं, मगर आपदा के मुहाने पर खड़ा जोशीमठ आज दर्द से करहा रहा है। सवाल ये कि क्या हम जोशीमठ को बचा लेंगे या अब सब कुछ कुदरत के हवाले है। जोशीमठ से अपने सहयोगी सोनू उनियाल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। ये प्राकृतिक आपदा की आहट है या फिर आपके और हमारे बुलावे पे आई हुई आपदा? जरा सोच कर देखिए। मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ उमा सिसोदिया जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और हमारे साथ लक्ष्मी अग्रवाल जी जो कि कांग्रेस का चेहरा है, और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले सरकार ने क्या मरहम लगाया, सरकारें क्या कर रही हैं, सरकार ने पहले कदम क्यों नहीं उठाया, यह सवाल कमोवेश हर बार उठाए जाते हैं। यह सवाल तब भी उठाए गए जब केदारनाथ की आपदा आई, 2021 में चमोली की आपदा आई, उत्तरकाशी में आपदाओं का आहट, हर बार यह सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा हटकर है। क्या यह वाकई में प्रकृति हमसे बदला नहीं ले रही? लक्ष्मी जी, जो पहाड़ों का सीना हमने चीर दिया, पहाड़ों को नंगा कर दिया, यह जो स्थिति पैदा हुई यह पहली बार नहीं है। यह हालात तो
देश ने केदारनाथ आपदा के वक्त भी देखे थे। क्या हमने खुद प्रकृति को न्योता नहीं दिया कि आओ हमसे बदला लो? लक्ष्मी जी। जी देखिए, आज जिस तरह से उत्तराखंड में तो आपदाओं का चोली दामन का साथ है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कष्ट तब और हो जाता है कि जब हम जानबूझकर अपने प्रदेश को इसमें धकेल रहे हों। आज जोशीमठ के लोग जिस दंश को झेल रहे हैं, जिस तरह से आंसू वो बहा रहे हैं, इसको हम कहीं ना कहीं उनके आंसू हम पहले पोंछ सकते थे। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, जब 2013 की आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें राजीव चोपड़ा जी अध्यक्ष थे, और 2019 जब हेलन वाला बाईपास बन रहा था 2019 में, तब जो कमेटी बनाई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये जो क्षेत्र है वो अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां पे जो उनकी कैरिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि 10 मीटर। लक्ष्मी जी मैं थोड़ा अलग मिजाज का हूं। ये जो अंग्रेज लिख के गए थे मैडम, अंग्रेज कि ये जोशीमठ जो है अति संवेदनशील इलाका है, मैं मिश्रा कमेटी की तो बात ही नहीं कर रहा, अंग्रेज लिख के गए थे, बता के गए थे कि ये हालात पैदा हो सकते हैं। आप कौन से जमाने की बात कर रही हैं मैडम? मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूं जहां पे अंग्रेज ये लिख के चले गए थे। आप मुझे इतना बताइए कि केदारनाथ आपदा के बाद हमने कोई सीख ली है? प्रश्न मेरा ये था। देखिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 2013 में जो आपदा आई थी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी किस लिए गठित होती है? इसीलिए गठित होती है कि उस क्षेत्र का मौका मुआयना करके जो रिपोर्ट कमेटी जो अपनी संस्तुतियां दे, उन पर सरकार अमल करे। तो जब सरकार ने उन पर अमल नहीं किया तो उसका दर्द झेल रहे हैं। उन लोगों के दर्द को हम कह रहे हैं कि दर्द, लेकिन जो दर्द, जो आंसू, जो पीड़ा आज उन लोगों के दिल में है, वो शायद हमारे दिल में नहीं होगी। क्योंकि जो लोग इतने सालों से वहां पे बसे हैं, जो आप पुस्तकों से, जिनकी पुस्तक वहां पे बसी हैं, जो अपना घर बार छोड़कर, आज सरकार उनके विस्थापन का कर रही है। लेकिन ये इस कार्य को अगर सरकार, देखिए एनटीपीसी की टनल में जो जल रिसाव हो रहा है वो पिछले 12 साल से हो रहा है, उसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए थे ना। वहां पे जो कमेटी ने अपनी संस्तुति दी थी कि जो 10 मीटर जो तारकोल का वो बिछना है हेलेन कब की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आप मैडम? 10 साल पहले की ना? 10 साल पहले की ना? मैं बात को पूरी होने दीजिए आप। मैं लक्ष्मी जी, कमेटी ने ये कहा था, 2019 में जब कमेटी हुई थी उसने कहा था कि जो ये बाईपास है, जो तो आप बद्रीनाथ जाने के लिए जोशीमठ का प्रयोग कीजिए, वहां से लौटने के जो पर्यटन है उससे हैसी बाईपास को वो मत प्रयोग कीजिए। लेकिन उसकी अनदेखी, तो जब टिहरी डूबी थी तब भी लोग अपनी विरासत को डूबते हुए रो रहे थे। वर्णावत पर्वत जब गिर रहा था तब भी लोग ऐसे ही करहा रहे थे। जब उत्तराखंड के केदारनाथ में जब आपदा आई थी और उत्तरकाशी भी तड़प रहा था तब भी लोग रो रहे थे, तब भी प्राकृतिक संकेत दे रही थी और सचेत कर रही थी कि मत छेड़ो। खनन के नाम पर, सुरंग के नाम पर, जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर, और सबसे बड़ा पाप अगर किसी ने किया है सबने मिलकर, उस दिन भी बोला था, 2013 में भी बोला था और आज भी मैं अड़ी हूं इस बात को लेकर कि जो सबने मिलकर धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया, यह उसी विनाश की आहट है। आप लोगों ने सबने मिलकर धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया है, यह उसी की आहट है। उमा जी मैं गलत बोल रहा हूं तभी मेरी बात कड़वी लगती है सबको। यह धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल का क्या होता है? धार्मिक स्थल कभी पर्यटन स्थल हो सकता है? आप लोग सैकड़ों पर्यटन स्थल बना सकते हैं, सैकड़ों पर्यटन स्थल बना सकते हैं, लेकिन एक धार्मिक स्थल नहीं बना सकते। अगर कोई सरकार के अंदर इतनी हिम्मत है, कोई माई कलाल ये कहता है, तो मुझे एक जोशीमठ बना के दिखा दो। जोशीमठ का मतलब समझते हैं आप धार्मिक नजरिए से? आपने पर्यटन स्थल बना दिया सब पूरे उत्तराखंड को। मैं गलत बोल रहा हूं जी?
मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ तिलक जी। देखिए, अगर हम अब इस समय यहाँ बैठकर कितनी भी रिपोर्टों के बारे में बात करें कि अंग्रेज हमें बताकर गए थे, 1976 में भी इसका पूरा सर्वे हुआ, उस समय भी रिपोर्ट आई थी कि ये ढलान पर बसा हुआ शहर है, यहाँ पर बसासत को रोक दीजिए, लेकिन हमारी सरकारें नहीं देती। कितनी भी आपदाएं आ जाती हैं, आपदाएं आती हैं, जिनके लोग मर जाते हैं, वो सारी जिंदगी उस दंश को भुगतते हैं। हम लोग, आप लोग, सभी लोग 2-4 दिन आंसू बहाते हैं, उसके बाद अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं और सरकारें फिर अपने जो रूटीन उनके काम होते हैं उसमें लग जाती हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे देश की तो आबादी वैसी इतनी है, मजाक में भी बोल देते हैं कि भाई हमें तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये सब आपदाएं हमारा क्या बिगाड़ेंगी। ये हालत तो हमारे देश में जान और माल की है। हमारे यहाँ जान बहुत सस्ती है, चले जाए कुछ भी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम इन आपदाओं से सीखते हैं, क्या हमारी सरकारें इन आपदाओं से सीखती हैं। सचिवालय में एक आपदा का अलग से एक विभाग है जिसमें हमेशा ताले लटके रहते हैं। अगर आप उस नंबर पर डायल करके देखेंगे, आज ये हालत है कि कोई वहां पे फोन उठाने वाला नहीं है। आज आपदा सचिव को भेजा गया है जोशीमठ की, जाओ जी तुम रिपोर्ट करने के लिए लेकर आओ। धामी सरकार ने अभी 4 दिन पहले भेजा कि जाओ तुम रिपोर्ट बनाओ, सर्वे बनाओ। ये भाई स्थिति इतने अब की 70 नहीं है सालों उमा से जी। क्या हो रहा था? उमा जी, ये स्थिति अब की नहीं है। हेमंत जी के पास जा रहा हूँ। ये लक्ष्मी जी को मेरी बात बुरी लग स्थिति जाएगी। शुरू से मैंने कहा ना, हमारे देश में जान की कोई कीमत नहीं इससे है। पहले आपदा प्रबंधन विभाग किसके पास था? आप लोग कहेंगे तो मैं नाम भी ले लूंगा। और उन मंत्री जी ने कितनी बार आपदा प्रबंधन को लेकर बैठकें की, है ना? मैं तो बहुत कुछ जानता हूं इस बारे में, लेकिन मैं अभी मुंह खोलूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। ये आपदा में अवसर वाली बात जो है ना, मैं 2013 में देख चुका हूं। हेलीकॉप्टर ने किस किस मंत्री ने अपने रिश्तेदारों को घुमाया। बुलवाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो इसलिए इस चैप्टर को अभी मैं रोक रहा हूं। हेमंत जी, क्या प्लान किया है? अब तो आपदा ने आहट दे दी है, सचेत दे दिया है, मुख्यमंत्री दौरा भी कर रहे हैं, मरहम भी लगा रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? तिलक जी, देखिए, ये बात सही है कि ये बहुत गंभीर इस समय मुद्दा है और गंभीर विषय है। और जो प्राकृतिक आपदा आई है, इस प्राकृतिक आपदा में बहुत सारे लोग जो है कि वहाँ के प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं एक बात, उससे पहले हमारी उमा जी कह रही थी कि आपदा प्रबंधन के वहाँ ताले लगे हुए हैं, 4 दिन पहले भी वहाँ फोन नहीं गया, 4 दिन पहले ये हुआ है। आपदा सरकार, आप देखिए किस प्रकार से कितनी सजग है। तत्काल जब ये देखिए प्राकृतिक आपदा आती तो करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदा कोई बता के नहीं आती कि प्राकृतिक आपदा आपको बता के आएगी कि प्राकृतिक आपदा आने वाली। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है भाई, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये हेमंत जी, प्राकृतिक आपदा नहीं है। आप लोग इसे नहीं। हर मतलब नहीं, अपना मैं पिंड अभी छुड़वाना दिसंबर हो, मैंने में देखा इसलिए सरकारों में 2013 में भी देखा और अभी भी देख रहा हूं। अपना पिंड छुड़वाना हो तो आप लोग प्रकृति पे दोष मत दीजिए कि ये प्राकृतिक आपदा है। अब भैया कुदरत है, हम क्या करें? तिलक जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए। जहां तक सरकार की बात है, सरकार इसके लिए पूरी तरह से गंभीर है। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां पर क्षेत्र का दौरा करने के लिए गए थे। क्यों आप क्या भूवैज्ञानिकों का सुझाव दरकिनार किया गया, नहीं किया गया? विकास करना है या विनाश को आमंत्रित करना है? अब मुझे ये भी समझा दीजिए। नहीं, ये बात आपकी सही है कि प्रकृति से जब छेड़छाड़ होगी तो निश्चित ही प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी। कहीं न कहीं जिस तरह से निर्माण कार्य होना चाहिए था, जिस तरह से वो रॉक, जिस तरह से वो जो जोशीमठ वाला जगह है, वो एक ऐसा स्थान है कि जो पुराना मलबा, कहीं जैसा बताते हैं कि पुराने टाइम का कोई मलबा वहां पर जो है कि वो इकट्ठा होकर आया था, वो बहुत ही सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील जगह है। और कहीं ना कहीं वहां पर जिस तरह से लोगों ने निर्माण कार्य किया है, जिस तरह से वहां पर लोगों ने लेंटर वाले मकान बनाए हैं, तेजी के साथ में जो है कि वहां पर निर्माण कार्य हुआ है। लोगों की धर्म के प्रति आस्था है। हमारे 4 धाम जो है कि पूरी दुनिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप जानते हैं कि लोगों की आस्था है भगवान अब क्या आगे क्या? अभी तो मैं एक ऐसा उदाहरण दूंगा आपकी नाक के नीचे का, नाक के नीचे, समझिएगा, नाक के नीचे ही बोल रहा हूं, नाक के नीचे का उदाहरण दूंगा सबके सामने यहीं पर। अगर इतनी हिम्मत हो तो करके दिखा दीजिएगा, फिर वो सरकार किसी की भी रही हो। तिवारी जी के शासनकाल के बाद की बात कर रहा हूँ। ज्योग्राफिकल और साइंटिस्ट वहां पर गए हुए हैं, आखिर कारण क्या रहे, किस वजह से ये है, अभी तो ये बात कहना, क्योंकि टेक्निकल लोग जो होंगे, जो कुछ उसमें साइंटिस्ट होंगे, कुछ हमारे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के होंगे, ज्योग्राफी वाले होंगे, वो लोग यहाँ पर गए हुए हैं और वो लोग पूरी रिपोर्ट जब सबमिट करेंगे कि क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से जो है कि ये हो रहा है। लेकिन सरकार इसको लेके बहुत गंभीर है। और आज स्वयं देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जितने भी जो पीड़ित है, इसमें आपदा से जो पीड़ित लोग हैं, उन सबको जो है कि
6 महीने तक जो है कि एक किराए का मकान उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उस पर 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी जारी किया है। 4,000 रुपए प्रतिमाह 6 महीने तक उनको किराया भी वहां पर दिया जाएगा। उनको विस्थापन के लिए भी देखा जाएगा और आगे के लिए क्या योजना हो तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी ना। जो टेक्निकल टीम वहां पर गई हुई है और स्वयं पूरी सरकार इस समय पूरे उसको लेकर यहाँ से लेकर भारत सरकार पर गंभीर है उस विषय को लेकर। आप लोगों को याद होगा शायद, जिस वक्त 2013 की आपदा आई थी उस दिन संडे था, क्या रविवार? जी रविवार था, याद है उमा जी, लक्ष्मी जी, हेमंत जी? अगर मैं सही हूं तो रविवार था। जी एक विभाग ये कहता है कि हमें मालूम था लेकिन रविवार छुट्टी का दिन होता है, हमने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। मेरी बात को समझिएगा, इसलिए हमने सोमवार को यह ऐलान किए। आपदा के मामले में आप लोग कितने एक्टिव हैं? आपदा को तो अवसर में तब्दील होते हुए देखा हमने 2013 के बाद। एक राज्य के मुख्यमंत्री पर आरोप लगे और जिसने लगाए वो राज्य का मुख्यमंत्री अगला बना, लेकिन उसने भी श्वेत पत्र जारी नहीं किया। उन पहाड़ के धरती पुत्र ने भी श्वेत पत्र जारी नहीं किया आपदा के मुद्दे पर। मैंने कहा ना, हमने तो बहुत कुछ देखा, बात बुरी लग गई, लेकिन आज जोशीमठ भुगत रहा है ये हम लोगों की वजह से। और हेमंत जी, जो बात आप कह रहे हैं, तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं अभी विधानसभा के पीछे जो रिस्पना और बिंदाल के ऊपर जो है आप लोगों ने घर बनवा दिए, वो किसके आदेश से बने? अभी उसमें रहने दीजिए, फिर आप राजकुमार और खजान दास पर अटक जाएंगे। मैं वहां नहीं अटकना चाहता। अभी आप लोग जो कर रहे हैं, देहरादून से लेकर मसूरी तक एक आहट और भी है। जो आप लोगों ने देहरादून को दिल्ली बना दिया, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये आप कहेंगे तिवारी जी हैं, वो कहेंगे खंडूरी जी हैं, निशंक जी हैं, वो कहेंगे नहीं ये तो बोगड़ा जी जिम्मेदार हैं। ना, जिम्मेदारी तो सबकी है कि नहीं लक्ष्मी जी? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? एक राज्य के मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। उस वक्त भी बुरा लगा, सवाल मत पूछो। लेकिन आज ये हालात जो पैदा हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है असली? ये भी तो बताना चाहिए ना सबको। आपकी बात बिल्कुल सही है और देखिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए यहाँ का प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार है। इस राज्य का हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अभी बताऊंगा कौन जिम्मेदार है। हेमंत जी, यही बताऊंगा डिबेट में कौन जिम्मेदार है। लक्ष्मी जी अपनी बात पूरी करिए और उमा जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आता हूं। मैं बताऊंगा सर, प्रमाण के साथ बताऊंगा। मैं आपको प्रमाण के साथ, अगर मेरी बात बुरी लगेगी आपको तो आप बोलिएगा कि हाँ मैंने गलत बोला। कड़वी बोलूंगा लेकिन सच बोलूंगा और उत्तराखंड की कसम खा के बोलूंगा। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मैंने जो देखा है मैं वही बोलता हूं। एक मिनट लक्ष्मी जी अपनी बात पूरी करिए, फिर उमा जी आपके पास आ रहा हूं। लक्ष्मी जी, जी आज अब बात ये है कि जो डैमेज हो चुका है, देखिए जैसे अभी कहा कि 2013 में जो आई वो प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन आज जोशीमठ के साथ जो हो रहा है, जोशीमठ का जो अस्तित्व खत्म होने की कगार पे है, उसका बहुत बड़ा एक जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे डायनेमिक्स लगाया जाके जो रोड, ऑल वेदर रोड और ये जो एनटीपीसी जो टनल जो बना रही है, उसका बहुत बड़ा उसका कारण एक वो भी है। और आप देखिए वहाँ पे सरकार के साथ एनटीपीसी का जो करार हुआ था कि जोशीमठ के लोगों का हम जो बीमा है, उनके जो जान माल का जो नुकसान है उनका हम बीमा करके देंगे, आज तक वो काम पूरा नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो वहाँ के आज अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है। आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ परिवार जो रह रहे हैं, आपने 93 परिवारों को विस्थापित वहाँ से हटा दिया, वहाँ से कर दिया, लेकिन बाकी जो 600 परिवार वहाँ रह रहे हैं जो सड़कों पे उस बर्फीले इलाके में जहाँ बर्फबारी होती है, हम सब जानते कि आज का जो समय हम रजाइयों के अंदर ठिठुर रहे हैं, वो लोग कैसे सड़क पे, जब हमें सुन के और देख के वहाँ की स्थिति हमें खौफ हो रहा है, तो उन लोगों की मनोस्थिति को आप समझ सकते हो कि वो लोग फाइनल कमेंट आपका, भय के साए में वो लोग जी रहे हैं। उमा जी, ये काम हम पहले कर सकते थे, जो काम हम कर सकते थे, जिसको हम रोक सकते थे। एक मिनट, हमें सिर्फ इसे सियासत के तराजू पे तिलक जी एक सेकंड, मैं ये कह रही हूँ कि 2 साल से वहाँ के लोग
जहां जहां जो डीएम के आंदोलनरत है वहां के लोग, स्थानीय निवासी जो हैं, वो 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे घर, हमारे खेत धंस रहे हैं, हमारे जो मकान है, जो उनके साइडों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही है। 2 साल से वो लोग जहां जहां भी जा सकते थे अपनी पहुंच तक, वहां वो गए। 5 साल वहां पे हमारे विधायक रहे हैं भाजपा के। देखिए, मुझे इसमें ये कहने में कोई वो नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार थी, आपके राज्य में सरकार थी, आपने क्या संवेदनशीलता दिखाई अपने क्षेत्र के प्रति, उन लोगों के प्रति कि आप तो अब आज प्रदेश अध्यक्ष सूबे में आपकी सरकार है, आपने क्या पेन लिया, क्या उनके दर्द को कम करने के लिए आपने क्या उमा जी, प्लीज फाइनल कमेंट। क्या आपका दायित्व नहीं बनता था? फाइनल कमेंट। देखिए, मैं तिलक जी, लक्ष्मी जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी कि पिछले 2-2.5 साल से ये प्रॉब्लम जो है स्मॉल स्केल पे शुरू हो गई थी कि धीरे धीरे धंसना शुरू हो गए थे। और आज अखबार में आता है कि आज कहा गया है कि निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी जाए। आज इस हालत में भाई 2-2.5 साल से जब ये प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ के विधायक, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? क्या उनको नजर नहीं आ रहा था कि ये जो अब दरारें हल्की हल्की पड़नी शुरू हो गई है, कल ये विकराल रूप धारण करेंगे और लगातार एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, सरकार कितनी गंभीर है। ये सरकारें, आपने कहा ना 2013 में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी, है ना, वरुणावत पर्वत के इतिहास से भी मैं सिर्फ लेकर आया हूं जो लोगों की याददाश्त में है। आपके मंत्री हैं हेमंत जी, सतपाल महाराज जी, जरा सतपाल महाराज जी का ट्वीट होगा दिखाइएगा। हेमंत जी, आपके मंत्री जो है, सुनने में आया कि भोपाल में है, भोपाल से आ गए। मतलब भोपाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक बैठक का जिक्र किया जा रहा है। मतलब मंत्रियों को ग्राउंड जीरो पर होना चाहिए, वो भोपाल में है। ये स्थिति है, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार में है। मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर सतपाल महाराज कम से कम लखनऊ में तो थोड़े दिन पहले तो दुबई में थे, जब यहाँ पर अभी आपकी सरकार ना, इनकी सरकार की ही बात नहीं है। जरा सोचिए, जिस वक्त उत्तराखंड में आपदा से त्राहिमाम मचा हुआ था, मंत्री अपने रिश्तेदारों को हेलीकॉप्टर में घुमा रहे थे, तो क्या बीत रहा होगा उनके दिलों पर, जो हेलीकॉप्टर में मंत्रियों को देख रहे थे। उत्तराखंड फेफड़े हैं पूरे हिंदुस्तान के। मैंने तो आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली में आकर, मंत्रियों को, बड़े बड़े मंत्रियों को दिल्ली में आकर पर्यावरण को बचाने के लिए किसी मुहिम में जुटते हुए, अनशन पर बैठते हुए, धरने पर बैठते हुए नहीं देखा। सरकारें बदलने के लिए ताश के पत्तों की तरह सबने देखा। कहते थे आज गए, परसों गए, तरसों गए, 10-10 विधायक, 15-15 विधायक अपनी आंखों से एक मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनके घर पे देखे मैंने। बोले गिनो तिलक चावला, 15 है पूरे, किसी ने नहीं। और जो कह रहे थे कि ग्रीन बोनस मिलना चाहिए उत्तराखंड को, आज सत्ता में बैठे हुए हैं, नाम लीजिएगा तो मैं नाम ले लूंगा, हेमंत द्विवेदी जी सत्ता में हैं, आज वो ग्रीन बोनस भूल गए हैं, विधायक बन गए ना। अब कल वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज विधायक बन गए टिहरी से, अब नहीं बोलेंगे ग्रीन बोनस चाहिए। तो इसके लिए सब दोषी हैं, एक नहीं सब। तभी मैंने कहा अभी भी वक्त है, हमें सुधर जाना चाहिए, बाकी सबका विवेक। अब भगवान के भरोसे है जोशीमठ, इतना ध्यान रखिए, दुआओं में बहुत दम होता है। सब हाथ उठाइए, क्या पता कबूल कर ले। पहला मठ है हमारा, उसके अस्तित्व को समझिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मी जी आपका भी, हेमंत जी आपका भी, उमा जी आपका भी। ये बहुत गंभीर विषय है, संकेत है, अभी भी सुधर गए तो ठीक, वरना फिर सब भुगतेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।